क्रू को यानी अपने ड्राइवर और लीडर को कवर लेने का ऑर्डर दे दिया। दोनों जीप से उतरे और पास की खाइयों में छुप गए और अब अब्दुल हमीद अपनी जीप पर बिल्कुल अकेले रह गए थे। आमतौर पर एक आरसीएल गन 3 लोगों की टीम चलाती है, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर। पर अब अब्दुल हमीद खुद गनर थे, खुद लोडर थे और खुद ही कमांडर थे। और कुछ ही देर बाद उन्होंने बिल्कुल अकेले अपनी आरसीएल गन लोड की, एम किया, फायर किया और एक और पैटर्न आग में बदल गया। ये था इस दिन का उनका तीसरा किल और पूरे वॉर का 7वां। दुश्मन के एक पूरे रेजिमेंट की कमर टूट रही थी, वो भी सिर्फ एक दर्जी के बेटे की आरसीएल गन से। पर अब्दुल हमीद को यह नहीं पता था कि इस युद्ध का जो पैटर्न उन्होंने बनाया था वो अब टूटने वाला था। अभी तक उन्होंने हर एक किल साइड फ्लैंक से की थी, सामने से कभी किसी टैंक से नहीं लड़े। हर बार अपने सही निशाने पर चुपके से वार करने की कला से दुश्मन को छुपते छुपते ही मारा था। पर अब उनके पास सारी छुपने वाली जगह खत्म हो चुकी थी। गन्ने के खेत बैक ब्लास्ट प्लस पाकिस्तानी शेल्स से जल चुके थे और जीप अब जिस जगह खड़ी थी वो दुश्मन को साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए अब्दुल हमीद ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया। उन्होंने एक नई फ्लैंकिंग पोजीशन ढूंढनी थी। गन्ने के खेतों में कहीं और जाके कवर लेना था जहां से वो फिर से दुश्मन के कमजोर साइड आर्मर पर निशाना बना सकें। और इसी नई पोजीशन की तलाश में अपनी जीप को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल हमीद एक ऐसे मोड़ पर आ गए जिसका शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अचानक उनके ठीक सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर धूल और धुएं के बीच एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक निकल आया। उस टैंक की 90 mm की बैरल धीरे धीरे अब्दुल हमीद की जीप की तरफ घूम रही थी और उधर अब्दुल हमीद का आरसीएल भी उसी टैंक की तरफ घूम रहा था। दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल एक ही पल में स्पॉट कर लिया था। ये वो लम्हा था जिसके अब्दुल हमीद के प्लान में कभी नाम तक नहीं था। पर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जीप अकेली थी, कवर नाम की कोई चीज नहीं थी और दुश्मन का टैंक सीधा उनकी आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच एक पल के लिए सब कुछ थम गया। एक ऐसा पल जो जिंदगी और मौत के बीच का फैसला तय करने वाला था। और फिर एक ही पल में दोनों ने ट्रिगर दबाया। अब्दुल हमीद का हीट राउंड सामने से निकला और सीधा पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के साइड आर्मर में जा घुसा। टैंक का टर्रेट हवा में उछला और पूरा टैंक एक आग का गोला बन गया। ये था अब्दुल हमीद का इस वॉर का 8वां किल। पर उसी पल पाकिस्तानी पैटर्न टैंक का 90 mm का शेल भी उनकी तरफ निकल चुका था और सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर जा टकराया। एक नारंगी आग उठी, जीप के टुकड़े हवा में बिखर गए और उसी एक पल में सिर्फ 32 साल 2 महीने और 9 दिन की उम्र में वो दर्जी का बेटा जो धामुपुर गाँव से अपनी फौजी वर्दी पहन के चला था, जो 1962 के हिमालय से भूखा प्यासा पैदल वापस आया था, जो आज अकेले 7 से 8 पैटर्न टैंक्स उड़ा चुका था, वो अब्दुल हमीद शहीद हो गए। अब तुम सोचोगे कि क्या अब्दुल हमीद की ये शहादत काम आई? जवाब है बिल्कुल आई। जो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स गन्ने के खेतों के बीच में फंस चुके थे, उन्हें पीछे से छुपे हुए ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक्स ने एक एक करके उड़ाना शुरू कर दिया और उस दिन के एंड तक पाकिस्तान की उस घमंडी फर्स्ट आर्मर डिवीजन की पूरी कमर टूट चुकी थी। और अब आंकड़े सुनो तो चौंक जाओगे। पाकिस्तान ने इस एक बैटल में लगभग 97 टैंक्स गवाए, जिनमें 72 तो पैटर्न थे, बाकी शेरमैन और अदर टैंक्स। और इंडिया ने सिर्फ 10 के आसपास टैंक्स गवाए और पाकिस्तान कभी अमृतसर तक पहुंच ही नहीं पाया। और वही असल उत्तर जिसे अब्दुल हमीद ने अपनी जान देके बचाया था, आज ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स यानी टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और उसके पास ही विकीविंड के इलाके में जहां ये सारे तबाह और कैप्चर किए गए पाकिस्तानी टैंक्स रखे गए, वो जमीन का टुकड़ा कहलाया गया पैटर्न नगर यानी पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान। अब्दुल हमीद के जाने के सिर्फ 6 दिन बाद 16 सितंबर 1965 को इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड उनके नाम अनाउंस कर दिया गया, परमवीर चक्र, वो भी पॉस्ट्यूमसली यानी उनके मरने के बाद। पर टेक्निकली ये अवार्ड उनकी शहादत वाले दिन से यानी 10 सितंबर 1965 से ही लागू माना गया और 1966 की रिपब्लिक डे पर यह सम्मान उनकी विडो रसूलन बीबी को खुद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया। अब्दुल